सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है द हिंदू की एडिटोरियल क्लास में। आज की रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि अभी इंडिया के साथ साथ चाइना ने भूटान से भी झगड़ा करना शुरू कर दिया है बाउंड्री को लेकर के, और बहुत ही नाजायज़ तरीके से कर रहा है ऐसी ऐसी जगहों पे जहां पे चाइना की बाउंड्री लगती नहीं है भूटान के साथ। इसी पे बेस्ड आज सुबह का अपना फर्स्ट एडिटोरियल अनदर फ्रंट। अपनी क्लास को इससे आगे बढ़ाएंगे। सभी से गुजारिश करूंगा और खासकर नए लोगों से जो चैनल पे आए हैं, आपने YouTube पे बहुत सारी ट्रांसलेशन क्लासेस देखी होंगी। मेरी क्लास को मैं ऐसे डिज़ाइन करता हूं जिससे आपकी कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन हो। ट्रांसलेशन नहीं करता हूं मैं, ट्रांसलेशन के बियॉन्ड जाकर के ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश करें इसको एक वर्कशॉप की तरह लेने की। जहां मैं आपसे सवाल पूछूं ना, सवाल का रिप्लाई जरूर करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। शुरू करने वाले हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। करे अनदर फ्रंट, एक नया फ्रंट। फ्रंट का मतलब क्या होता है? मोर्चा या सामना। तो अगर एक नया मोर्चे पे अभी अपने को लगना है, अनदर फ्रंट पे लगना है। किस किस को लगना है? ऑन इंडिया, भूटान एंड चाइना, इन तीनों कंट्रीज को आपस में। तो ये जो भूटान के साथ बॉर्डर का विवाद हो रहा है, उसी पे कह रहा है एक अनदर फ्रंट जो है, नया मोर्चा खुल गया है। समझ होंगे हिंदी में मैंने आपको बताया। अब इसमें देख लेते हैं ग्रामर क्या है। ये दो जो आप देख रहे हो ना फ्रेज, दो जो वर्ड्स के साथ बना हुआ फ्रेज है, इसी में ग्रामर छुपी है। अनदर के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अदर के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। नो अदर और एनी अदर आ जाए तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन लगा दो। द अदर के बाद में स्पेसिफिक सिंगुलर या स्पेसिफिक प्लूरल, दोनों में से कोई भी लगा दो। याद क्या रखना है? अदर के बाद में प्लूरल और अनदर के बाद में सिंगुलर। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? अनदर में एन के बाद अदर आ रहा है, तो एन तो मतलब एक होता है ना, तो अदर से पहले एक लगाए ना, तो इसलिए अनदर बन गया। उसके आगे हमें सिंगुलर नाउन लगाना है। नो अदर और एनी अदर का मतलब भी सिंगुलर नाउन लेने वाला होगा। और द अदर को थोड़ा ध्यान से देखना। आई हैव 2 हाउसेस, वन ऑफ माई हाउस इज इन जयपुर एंड द अदर हाउस इज इन अहमदाबाद। मेरे पास 2 घर हैं, एक मेरा घर जयपुर में है, एक मेरा घर अहमदाबाद में है। तो अब यहाँ पे द अदर जो मैंने लगाया ना, द अदर, इसके बाद में मैंने सिंगुलर नाउन लिया है, क्योंकि हम एक खास हाउस की बात कर रहे हैं। 2 ही मेरे घर थे, एक जयपुर में, दूसरा कहाँ है भाई? दूसरा अहमदाबाद में। तो खास वाले की बात हो रही है ना, तो द अदर के बाद में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, खास वाला आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा, आप भी पॉज करें और मुझे बताएं इस सेंटेंस में मैंने कौन सी एक एरर छोड़ दी है जानबूझ के, जिसको आपको सही करना है। बहुत ही बेसिक सी एरर है। आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा मेजर भी कर सकते हैं अगर आप इस एरर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना। सबको आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप द हिंदू जैसे एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो। चलिए, वन ऑफ माय हाउसेस। अरे भाई घर कितने हैं? 2 घर है ना। जब घर एक से ज्यादा हैं, इसलिए 2 में से एक की बात कर रहा हूं, इसलिए वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन को यूज करते हैं। माय हाउस नहीं, माय हाउसेस। समझ गए? चलो, अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं कैसे बन रहा है ट्रायंगल। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का, देखना आप, है ना। कह रहा है इंडिया एंड भूटान मस्ट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन डीलिंग विद चाइनाज क्लेम्स। कह रहे दोनों कंट्रीज को रखनी ही चाहिए, मस्ट हैव, इनके पास होनी ही चाहिए। और क्या होनी चाहिए भाई? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरे इनके पास समझ होनी चाहिए। अच्छा, किस चीज के लिए? डील विद करने के लिए, निपटने के लिए चाइना के दावों से, चाइना के क्लेम से। तो इंडिया और भूटान को यह काम करना है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को रखना है, जैसे कैसे हम चाइना से निपटेंगे उन तरीकों के ऊपर। आई थिंक सेंटेंस समझ गए होंगे आप। सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे आते हैं। सब्जेक्ट है आपका इंडिया एंड भूटान, प्लूरल सब्जेक्ट है, 2 कंट्रीज आ रही हैं, इसीलिए वर्ब है आपकी मस्ट हैव। अच्छा सर, अगर यहाँ पे इंडिया होता तो क्या मस्ट हैज आ सकता था? आपसे मेरा सवाल है छोटा सा। देखो, ये चीजें कहीं कवर नहीं होती ज्यादा, इनको आपको अलग से लेना पड़ेगा, है ना। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। आपने देखा इंडिया एंड भूटान, आपने इसके आगे लगा दिया मस्ट हैव। अच्छा, आपने देखा सर, मान लो इंडिया आ रहा हूं, इंडिया मस्ट, अब हैज लगा दूं, हैज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, है ना, ऑफ द सिचुएशन। अब बताओ मुझे, अगर आपने सिंगुलर के हिसाब से हैज लगाया है तो क्या सही है गलत है?
गलत है मेरे भाई। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इसमें इतने लड़के कंफ्यूज होते हैं, उनको पता है सिंगुलर के बाद में हैज आता है, प्लूरल के बाद में हैव आता है, पर वो एक चीज बीच में भूल जाते हैं कि अगर बीच में मॉडल पड़ी हो, अगर बीच में मस्ट, शुड, वुड, शेल, विल, है ना, कैन, मे, माइट, ये सब पड़ा हो ना, तो उसके बाद में कभी भी हैज नहीं आता, हैव फैमिली का बेनिफिटिव आता है जो कि है ना, मस्ट हैव। इस केस में भी क्या आएगा, मस्ट हैव। मॉडल्स बहुत ट्रिकी होती हैं, अभी ग्रामर सीरीज में मॉडल्स करवाने वाला हूं, अगले 1-2 पार्ट्स में आ जाएगी, उसके बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे इनको यूज करना होता है। आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट वो पहचानते जाना, ग्रीन और पिंक में मैंने रखा है, पूरे एडिटोरियल का मार्क किया है, अपना वक्त निकाल करके, खास करके अपना वक्त निकाल करके आप लोगों के लिए करता हूं। अगर आप 10-15 दिन इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी। बहुत चीजें जिसमें आप कंफ्यूज थे कई सालों तक, वो आपकी अब जो है ना जा करके साफ होंगी। हमेशा मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं, है ना। चलो, डील विद करना होता है किसी से निपटना, डील विद का सिनोनिम होता है ग्रैपल और टैकल। अब ग्रैपल के बाद में विद लगता है, ग्रैपल के बाद में विद लगता है, डील के बाद में विद लगता है, पर टैकल के बाद में विद नहीं लगाना। तो डील विद ठीक है, ग्रैपल विद ठीक है, बट टैकल विद नहीं होता, टैकल के बाद में सीधे इसका ऑब्जेक्ट आता है ना। चलो, एक समरी मैं आपको दे देता हूं, उससे पहले 2 चीजें हैं। पहली चीज, आप हर रोज मेरे एडिटोरियल्स को जो मैं शाम में लेने वाला होता हूं, सुबह में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, देखो ये मेरा ग्रुप है ऑफिशियल YT नो चैट्स, यहाँ इस ग्रुप को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ऐप को, उस टेलीग्राम में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सर्च करके 7-8 हज़ार इसमें मेंबर्स हैं, है ना। इसी ग्रुप में से आपको रोज सुबह PDF मिल जाया करेगी, शाम को कौन सा एडिटोरियल मैं करवाने वाला हूँ। मैं आजकल PDF ऐसी डाल रहा हूँ जिसमें मैं मार्क करके नहीं डालता हूँ, तो आप उसमें खुद भी मार्क करके देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब को, थोड़ा आपको और बेहतरी से आइडिया लगेगा। दूसरी चीज, मेरे एडिटोरियल इस तरह से बनाए हुए हैं जिसके अंदर ग्रामर बहुत हैवी रहती है, मैं लॉजिक से ग्रामर बताता हूं। कोशिश करें मेरी ग्रामर सीरीज को पूरा फॉलो करें, है ना। अपने एडिटोरियल्स को मिस कर दो, 5 दिन चलेगा, पर 10-12 पार्ट की जो 8-10 घंटे की ग्रामर मैं करवा चुका हूं, देख लेना चैनल पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। जो काम करो मन से करो और शुरू से करो, लास्ट तक लेकर के जाओ। अगर इंग्लिश सीखने आए हो ना, अगर इंग्लिश सीखने आए हो तो शुरू से सीखो और लास्ट तक सिखाऊंगा, है ना। ऐसे सिखाऊंगा जिंदगी भर कोई किताब नहीं खोलनी पड़ेगी ग्रामर की, ना कभी किसी मास्टर का पेड कोर्स लेना पड़ेगा। कोशिश करना इसी से ग्रामर अपनी सीख करके आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, समरी दे रहा हूँ। समरी ये है कि अब देखो, आपको पता ही है भूटान के ऊपर इसने अपनी नजरें गिराई हुई है चाइना ने, और इंडिया से भी दोकलम पे, सॉरी दोकलम क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, LAC पे अलग अलग जगह पे इंडिया से जो है ना इसका चल रहा है, पेगोंग लेक पे, डेप्सोंग लेक पे। तो कह रहा है अब चाइना बहुत जो है, ड्रैगन जो है आग उगल रहा है सबके आगे, चाइना और इंडिया के आगे भी उगल चुका है, भूटान के आगे भी उगल रहा है। अब दोनों दोस्तों को एक साथ आ जाना चाहिए चाइना से निपटने के लिए। कौन से 2 दोस्त हैं भाई, एक तो इंडिया और एक भूटान। कह रहे दोनों को साथ में बैठ करके सोच समझ के प्लानिंग के जरिए चाइना को काउंटर करना है, अलग अलग जो जाकर के चाइना से नहीं लड़ना है। दोनों का कॉमन एनिमी है चाइना, है ना। द हिंदू में बहुत कम ऐसे एडिटोरियल्स पब्लिश होते हैं जो चाइना को जो क्रिटिसाइज करते हैं। आज का एडिटोरियल इसी टाइप का है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। इसकी टोन है आज की, देखो फर्स्ट है सजेस्टिव, सजेशन दे रहा है इंडिया और भूटान को एक साथ आना है। दूसरी है रिवीलिंग। अब देखो ये टोन क्या होती है, नई टाइप की टोन है। रिवीलिंग टोन के अंदर आपको किसी प्लॉट के पीछे का पूरा राज बताया जाता है। जैसे इस एडिटोरियल में आज ये बताएगा चाइना के क्या मंशाएं हैं इंडिया और भूटान को लेकर के, चाइना कैसे भूटान के जरिए इंडिया की बाउंड्री पे अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो इसको बोलते हैं रिवीलिंग टोन। इसमें रिवील कर रहा है ये प्लॉट को, पीछे की बैक स्टोरी को बताने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करेंगे समरी को लिखने की, कमेंट सेक्शंस में 2, 4, 3 सेंटेंस जितने लिख सको लिखो, अपनी शुरुआत करो राइटिंग की। कह रहा है फॉर द थर्ड टाइम सिंस अर्ली जून China on Tuesday repeated its claim that Bhutan's eastern boundary was a disputed area with Bhutan। कह रहे तीसरी दफा, कैसे पता लगा for a third time, कह रहे तीसरी दफा। अच्छा कब से, अर्ली जून से, जून की शुरुआत से। कह रहे चाइना ने ट्यूसडे को रिपीट किया, चाइना ने दोहराया है इस मंगलवार को तीसरी दफा। किसको दोहराया भाई, अपने इस क्लेम को, दावे को। भाई दावा क्या है, दैट वो ये कि भूटान की जो पूर्वी बाउंड्री है ना, ईस्टर्न बाउंड्री है जो, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है विद भूटान, भूटान के साथ। तो भूटान की ईस्टर्न बाउंड्री को चाइना ने बोला है हम इसको बाउंड्री नहीं मानते हैं, हमें लगता है भूटान का कुछ एरिया हमारे पास आना चाहिए। तीसरी दफा जून से इसने ऐसा बोला। सेंटेंस में देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना। चाइना का सब्जेक्ट जो है, चाइना सब्जेक्ट बना है, इसकी वर्ब है रिपीटेड, बाउंड्री की वर्ब है वॉज। सिंगुलर है इसलिए वॉज आए, प्लूरल होता तो यहाँ पे हमें वर लगाना पड़ता। आगे बढ़े, आगे ग्रामर आएगी, वहां पे थोड़ा धीमा चलूंगा। कह रहा इट्स फर्स्ट क्लेम वॉज एट अ UNDP लेड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस
on June 2nd, 3rd, when the Chinese representatives tried to stop funding for the Sakteng Forest Reserve in Bhutan's eastern district of Tarashi Gang, which abuts Arunachal Pradesh तवांग डिस्ट्रिक्ट। कह रहे इसका जो पहला क्लेम था ना वो था इस यूएनडीपी की अगुवाई में ग्लोबल समिट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, है ना। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएनडीपी अगुवाई जिसकी कर रहा था। यूएनडीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप देखें, अभी मुझे याद नहीं है। कह रहा है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 2 और 3 को। तो कह रहा है इसका पहला क्लेम हुआ था इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, कह रहे जब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने, चाइना के प्रतिनिधि ने, चाइना के नुमाइंदे ने ट्राई किया, कोशिश की स्टॉप करने की, रोकने की फंडिंग को इस साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व के लिए भूटान के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है त्राशी गैंग। तो यहाँ पे ये साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था, वहां पे चाइना ने बोला कि भाई इसमें कोई फंडिंग नहीं करेंगे, ये फॉरेस्ट रिजर्व तो हमारा है, भूटान का नहीं है। अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो अबट करता है, जो बॉर्डर करता है, जो जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से। समझ गए सेंटेंस को। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ये तवांग से लगने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो सेंचुरी है इसमें पैसा नहीं जाएगा, इसके जरिए ये एक्चुअल में तवांग के ऊपर नजर गड़ाए हुए है चाइना। कहने का मतलब ये है ना। अब देखते हैं सेंटेंस में देखने वाली चीजों को। देखो सब्जेक्ट वर्ब तो पकड़ ही आप, क्लेम की वर्ब है वॉस, रिप्रेजेंटेटिव वर्ब है ट्राइड, विच की वर्ब है अबट। अबट करने का मतलब होता है किसी से बॉर्डर में लगना। बॉर्डर भी एक वर्ब है, नाउन होता है जैसे बॉर्डर, वैसे एक वर्ब भी होती है बॉर्डर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिको बॉर्डर्स द यूनाइटेड स्टेट्स। मैक्सिको बॉर्डर लगा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स की बाउंड्री के साथ मैक्सिको की बाउंड्री है, मैक्सिको बॉर्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स। अब बॉर्डर का सिनोनिम है एबर्ट, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मैक्सिको एबर्ट्स द यूनाइटेड स्टेट्स। समझ गए ना। तो बॉर्डर नाम की वर्ब का सिनोनिम है एबर्ट नाम की ये वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट भी अपना यहीं पे आएगा। पहले मैं आपसे पूछूंगा सवाल, फिर आप मुझे देंगे जवाब, है ना। फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप मुझे इन चारों सेंटेंस में, इनफैक्ट 3 सेंटेंस है और चौथा एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, आप 3 सेंटेंसेस के अंदर मुझे शुरू के जो एरर दिखे वो एरर मुझे देख करके बताएं, है ना। कोशिश करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एडजेक्टिव्स का जो मैंने आपको करवाया हुआ है ग्रामर सीरीज में, उसी का क्वेश्चन है। आप सब लोग कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखो शुरुआती 3 सेंटेंस में जहां पे आपको एरर दिखे। चलो अब मैं समझा दूं आपको। देखो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाती है, जिसको मैं बोलता हूं अचानक से आई हुई V3, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो भी एडजेक्टिव बन जाती है जब वो मेन वर्ब ना बन रही हो, जब वो जीरेंड ना बन रही हो। तो अपने पास दिक्कत होती है कई बार चॉइस करने की, जिस वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म या वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज करना है, एडजेक्टिव बनाना है, आपके पास चॉइस आ जाती है यार थर्ड फॉर्म बना के एडजेक्टिव बनाऊं इस वर्ब का या वर्ब के आईएनजी फॉर्म बना के इसका एडजेक्टिव बनाऊं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है हो चुका हुआ, मतलब पास की बात है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो पास्ट में कोई काम हो चुका हुआ ऐसा एडजेक्टिव बनेगा ना जिसमें मीनिंग ऐसा निकलेगा, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब के आईएनजी फॉर्म से जब एडजेक्टिव बनेगा तब आपको बोलना है होता हुआ या करने वाला, होता हुआ या करने वाला, है ना। अब देखो द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज बीन टैकलिंग द पैंडेमिक वेल और द बीजेपी लीडिंग गवर्नमेंट हैज बीन टैकलिंग द पैंडेमिक वेल। दोनों में मैं ये कहना चाह रहा हूं बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बड़े अच्छे से टैकल कर रही है पैंडेमिक को, इस महामारी को, है ना। दोनों में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है लेड, उसको भी यूज कर सकते हो, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म है लीडिंग, इसको भी यूज कर सकते हो। पर इन दोनों से इसका मतलब चेंज हो जाएगा, है ना। दोनों ही एडजेक्टिव काम करेंगे, पर देखना मतलब कैसा आएगा। पहले का मतलब है बीजेपी की अगुवाई में होती हुई सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार जो टैकल कर रही है इस पैंडेमिक को। दूसरे में क्या मतलब है, बीजेपी की अगुवाई करने वाली सरकार टैकल कर रही है इस पैंडेमिक को। अगर आप इसके मतलब से जाएं, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ब के आईएनजी फॉर्म होता है करने वाला या होता हुआ, यहां पे मीनिंग आएगा करने वाला। तो बीजेपी की अगुवाई करने वाली सरकार टैकल कर रही है पैंडेमिक को। अब आप ये बताओ क्या सरकार की अगुवाई बीजेपी करेगी या बीजेपी की अगुवाई सरकार करेगी? भाई बीजेपी सरकार की अगुवाई करेगी, बीजेपी एक सरकार बनाएगी, है ना। सरकार थोड़ा ना बीजेपी बनाएगी कहीं जाकर के, भाई हम सरकार है, हमने इस बार कांग्रेस बना दी, है ना, हम कांग्रेस है, हमने इस बार सरकार बना दी। तो समझ रहे हो ना। तो सेकंड सेंटेंस कंटेक्चुअली गलत है, यहाँ पे लीडिंग से इसका मतलब बदल गया, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगला सेंटेंस देखोगे और क्लियर होगा। द गर्ल वॉज वेयरिंग अ टैटरिंग और टैटर्ड जैकेट। टैटर और टैटरिंग का मतलब होता है या तो कोई फटा हुआ या फटने वाला, है ना। लड़की ने पहना हुआ था टैटरिंग जैकेट को या टैटर्ड जैकेट को। फटी हुई जैकेट को पहना था, जो हो चुकी हुई, फट चुकी हुई ऐसी जैकेट को पहना था, तो टैटरिंग जैकेट नहीं आएगा।
यहाँ पे आएगा टैटर्ड जैकेट। तो मैं आपको चॉइस बता रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे करनी होती है, आपको उनके मीनिंग से जाना है, हिंदी के अंदर बहुत इजीली आप कर सकते हो। लास्ट सेंटेंस के अंदर अच्छे से हो जाएगा। बोर्ड नाम की वर्ब करो, एक जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक जगह पास्ट पार्टिसिपल। द फिल्म वॉज सो बोर्ड या बोरिंग दैट एवरीवन वाज बोर्ड या बोरिंग टू डेथ बाय द इंटरवल। फिल्म इतनी बोरिंग थी या इतनी बोर्ड थी कि हर आदमी इतना बोरिंग हो गया, बोर्ड हो गया इंटरवल तक। अब देखो यहां पे अगर मैं बोर्ड लिख दूं, भाई फिल्म जो थी बहुत बोर्ड थी, तो क्या फिल्म बोर हो चुकी थी क्या? अरे सर फिल्म थोड़ा ना बोर होती है, फिल्म तो बोर करती है। अगर फिल्म बोर करती है तो यहां आएगा बोरिंग। फिल्म इतनी बोरिंग थी, फिल्म इतना बोर करने वाली थी, बोर नहीं बोरिंग थी कि हर आदमी बोर हो चुका था। वॉज बोर्ड बाय द बोर्ड टू डेथ। अब बोर्ड की जगह अगर यहाँ बोरिंग लगा दिया तो हर आदमी बोरिंग हो जाएगा। फिल्म को देख करके आदमी बोर होता है, किसी दूसरे को बोर नहीं करता, बोरिंग नहीं होता। समझ गए ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ, एक ही वर्ब को एक ही सेंटेंस में दो तरह से हमने यूज किया। आगे बढ़ेंगे। ये तो अपना मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब अपना मेन कॉन्सेप्ट आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसी सेंटेंस का। सभी के सभी लोग 6 सेंटेंस के अंदर मुझे सातों में एरर बताएंगे, फिर मैं आपको एरर बताता हूं इस कॉन्सेप्ट के साथ। आज शुरू में ही हैवी ग्रामर है, आगे ग्रामर नहीं मिलेगी आपको ज्यादा, तो शुरू में अपने ग्रामर को देख करके ना आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो बता दो कॉन्सेप्ट, बहुत पहले करवाया हुआ है। ये तो ट्राई है, फॉरगेट है, स्टॉप है, रिमेंबर है, ये वर्ब्स थोड़ा सा अजीब तरीके से काम करती है। सेंटेंस देखो, द मैकेनिक ट्राइड रिपेयरिंग द मशीन, द मैकेनिक ट्राइड टू रिपेयर द मशीन। हुआ क्या है, यहां भी ट्राई वर्ब है, यहां भी ट्राई वर्ब है। यहां पे इसके बाद मैंने यूज किया है जीरेंट को ऑब्जेक्ट बना के इस वर्ब का। मैकेनिक ने कोशिश की मशीन को रिपेयर करने की, यहां पे मैंने इन्फिनिटिव बना करके एक ऑब्जेक्ट दिया है। मैकेनिक ने कोशिश की रिपेयर करने की मशीन को। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैकेनिक ने कोशिश की है, अगर मैकेनिक ने पूरा दम लगा के कोशिश की है रिपेयर करने की, तो मैं रिपेयरिंग नहीं, मैं टू रिपेयर लगाऊंगा। ट्राई के बाद में इन्फिनिटिव लगाने का मतलब ये होता है किसी काम को भरसक कोशिश की गई है। ट्राई प्लस इन्फिनिटिव मतलब किसी काम के लिए वेल मेड एफर्ट है, आपने बहुत एफर्ट लगा के किसी काम को किया है। आप किसी पहाड़ पे चढ़े हो, आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है, ट्राई प्लस में इन्फिनिटिव। और ट्राई के बाद में जीरेंट का मतलब होता है यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। जैसे चलो मैं इस ड्रेस को ट्राई करके दिखाता हूं, जैसे चलो आज इस डिश को बनाने की कोशिश करते हैं। समझ लो ना, ट्राई करते हैं डिश कैसी बनती है, लेट्स ट्राई दिस डिश, थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं। समझ गए ना? तो अगर मैकेनिक किसी मशीन को रिपेयर कर रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता उसके साथ, उस मशीन के साथ मजे नहीं ले रहा होता। रिपेयरिंग वाला सेंटेंस गलत है, यहां पे वो पूरी कोशिश करेगा रिपेयर करने की। टू रिपेयर वाला सेंटेंस सही है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, सेकंड सेंटेंस इज राइट। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? ट्राई वर्ब के बाद में कब जीरेंट आता है, कब पार्टिसिपल, कब जो है उसके बाद में इन्फिनिटिव आता है, दोनों का मतलब क्या है। वैसे ही अगला सेंटेंस देखो, मैनी पीपल हैव ट्राइड क्लाइंबिंग द माउंटेन, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है माउंटेन पे चढ़ने की, इस पहाड़ के ऊपर क्लाइंब करने की। अब ये बताओ, क्या पहाड़ पे आप जब चढ़ते हो अपनी जान हथेली पे रखे तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो क्या? यार मैं चढ़ के देखता हूं कितना चढ़ पाता हूं मैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या? अगर कर रहे होते तो ये ट्राइड ठीक है। अगर कोई आदमी अपनी जान पे खेल के माउंट एवरेस्ट पे जाता है सिर्फ मजा लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तब तो ये ठीक है। अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आप कोशिश करते हो भरसक ट्राई करने की। हैव ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन, है ना? हैव ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन। समझ गए ना? ग्रामर के हिसाब से हो सकता है क्लाइंबिंग भी सही हो, कोई आदमी चढ़ गया हो एवरेस्ट पे, है ना, एक्सपेरिमेंट करता हुआ, पर जनरली सब लोग अपनी जान पे खेल करके वेल मेड एफर्ट के साथ ट्राई करते हैं, तो आप चढ़ते हैं माउंटेन के ऊपर। इस सेंटेंस में एक एरर है, लास्ट में बात करेंगे उस पर, आगे बढ़ते हैं। आई स्टॉप टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स, आई स्टॉप बाइंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। अब ट्राई वर्ब जैसी अपने पास दूसरी प्रॉब्लमेटिक वर्ब है स्टॉप। जब आप स्टॉप के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हो, इसका मतलब होता है किसी काम को आपने स्टॉप कर दिया, किसी काम को आपने बिल्कुल बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड बाइंग चाइनीज प्रोडक्ट्स का मतलब है चाइनीज प्रोडक्ट्स मैंने अब आज से बाय नहीं करने। और जब स्टॉप के बाद में इन्फिनिटिव आ जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है आप कहीं जा रहे थे, यू स्टॉप्ड ऑन द वे
आपने अपनी गाड़ी की ब्रेक्स लगाई, अपने बाइक की ब्रेक्स लगाई और उस काम के लिए रुके आप जिस काम के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका, मैं जहां भी जा रहा था मैं रुका, मैंने गाड़ी की ब्रेक्स लगाई और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाय किया। यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने जिंदगी में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाय करना छोड़ दिया है, अब मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करता हूँ। समझ गए ना। स्टॉप्ड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी काम को करने के लिए आप स्टॉप होते हो, रुकते हो अपने रास्ते में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब किसी काम को आपने करना ही बंद कर दिया है। वैसे ही लास्ट सेंटेंस है रिमेंबर। रिमेंबर के बाद में जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तब आपको याद आ रहा है एक पास्ट मेमोरी, पास्ट मेमोरी। आई रिमेंबर मीटिंग यू, मुझे याद है मैं तुमसे मिला हुआ हूं। शी रिमेंबर मीटिंग मी दैट डे, उसको याद आ गया वो उससे मुझसे मिली हुई है। रिमेंबर के बाद में जीरेंट क्या बताएगा, किसी पास्ट मेमोरी को जब आप रिमेंबर कर रहे हो, आपको याद है कि ये काम हो चुका है और आपको रिमेंबर कर रहे हो। और रिमेंबर के बाद में अगर इन्फिनिटिव आ जाए, टू मीट आ गया, ये मीट मैंने गलत लिख दिया, टू एम डबल ईट, तो अगर मीट आ जाए, अगर इन्फिनिटिव आ जाए, इसका मतलब होगा आपने इस काम को करना याद रखा। शी रिमेंबर टू मीट मी दैट डे का मतलब क्या है, मैंने उसको डेट पे बुलाया था, उसको याद भी रहा वक्त, शी रिमेंबर टू मीट मी दैट डे, शाम को वो वक्त पे पहुंच गई। समझ गए ना। इसका मतलब क्या होता है इन्फिनिटिव का, एक वादे को पूरा करना, रिमेंबर करना, याद रखना एक कमिटमेंट को, एक कमिटमेंट को याद रखना। समझ गए ना। तो यहाँ पे मीटिंग का मतलब है उस दिन उसको याद आ गया वो मुझसे मिली हुई है पास के अंदर। यहाँ पे मीट करने का मतलब क्या है, शाम को वक्त पे वो मिलने मुझसे पहुंच गई, उसको याद रहा मुझे मुझसे मिलना था। आई थिंक समझ गए होंगे। ये आपका आज का क्विज है, 3 क्वेश्चंस हैं, इसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। ये चीजें जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप जो 180 मार्क्स का सपना देखते हो 200 में से, और मैथ्स में 40 में से 32 मार्क्स का सपना देखते हो 30 में से 22 मार्क्स का, वो पूरा नहीं हो सकता। कोशिश करें, अपने ऊपर काम करें। कॉन्सेप्ट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, और मैं पोस्टमार्टम करके समझाता हूँ हर कॉन्सेप्ट को, तो आपके सामने है। कोशिश करें इसको जिंदगी भर याद रखने की। बढ़े आगे, साफ साफ नोट करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो किसी के बस का नहीं याद रखना। कह रहा है द क्लेम वॉज सरप्राइजिंग फॉर सेवरल रीजन्स, चाइना हैज नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू फंडिंग प्रोवाइडेड टू द सैंक्चुरी एट द जीएफ। कह रहा है जो दावा था सरप्राइजिंग था, हैरान करने वाला था, बहुत सारे कारणों के कारण, फॉर सेवरल रीजंस। अब देखो चाइना के पास कौन कौन से रीजन थे, क्या क्या ऐसे कारण थे। चाइना ने ऑब्जेक्ट टू नहीं किया है, चाइना ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया है अर्लियर पहले, और किसका, फंडिंग का जो प्रोवाइड की गई है इस सेंचुरी को, इस अभ्यारण्य को जीईएफ नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये जीईएफ नाम की कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो पहले जब मिली फंडिंग तब तो कभी चाइना नहीं बोला, इस बार आखिर के जून में बोला चाइना कि फंडिंग मत दो, ये हमारा है, चाहे जो है भूटान का नहीं है। समझ गए। ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्रपोजिशन फिक्स है, फिक्स प्रपोजिशन को आपको हिलाना नहीं होता, इसके बाद में टू आएगा तो आएगा ही आएगा। कह सेकंड, द टेरेसिंग एरिया, टेरेसी गैंग एरिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद चाइना। अब दूसरी हैरानी की बात क्या है, जिस एरिया पे चाइना नजरें गड़ा रहा है, कह रहा टेरेसी गैंग एरिया, इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है चाइना के साथ, ये कभी चाइना के साथ बाउंड्री रखता ही नहीं है। कह रहा तीसरा, फाइनली व्हाटएवर द ओरिजिन्स ऑफ द क्लेम, Chinese officials have not raised the eastern boundary in 24 rounds of talks with Bhutan that began in 1984। कह रहा फाइनली तीसरी चीज, कोई भी ओरिजिन हो इस क्लेम का, कोई भी इसका जो है दावे का कोई भी रीजन हो, चाइनीज ऑफिशियल ने रेज नहीं किया है, उठाया नहीं है इस ईस्टर्न बाउंड्री को 24 टॉक्स में, 24 बातचीतों में भूटान के साथ जो शुरू हुई है 1984 में। तो 84 में अभी तक 24 बात हो चुकी है, 84 से आज तक। तो 24 टॉक्स में, नेगोशिएशंस में, डिस्कशंस में कभी भी चाइना ने इसकी बात जिक्र कभी छेड़ा नहीं है। सेंटेंस सिंपल्स है, ऑफिशियल की वर्ब है हैव नॉट रेज्ड, दैट की वर्ब है बिगिन। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन दैट क्या करता है, स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताता है। तो कौन सी बाउंड्री टॉक्स हैं भाई, वो वाली बाउंड्री टॉक्स जो 84 के बाद हुई हैं, हम उनसे पहले वालों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए दैट को लगाया। अच्छा, रेस को हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो रेस के बाद में ईस्टर्न बाउंड्री आ गई। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमें इसकी जगह यूज करना पड़ता राइस नाम की वर्ब को। कह दस फार अभी तक टॉक्स हैव बीन ओनली अबाउट द Pasmulung and Jakarlang valleys in Bhutan's north and Doklam and other pasture lands to the west that come up to the tri-junction point with India। कह रहा अभी तक 10 फार जो टॉक्स है ना, have been वो रही हैं महज अबाउट बारे में पासमुलंग और जकारलंग वैलीज के, है ना, इन दोनों घाटियों के बारे में ही
चाइना और भूटान की बातें अभी तक रही हैं। और ये कहाँ पे हैं? भूटान के नॉर्थ में, भूटान के जो है उत्तरी भागों में। और कहाँ हुई ये बात? डोकलम में और अदर पैस्चर लैंड्स में, जहाँ पे चरवाहे अपनी फसलों को जो है ना, अपने पशुओं को पैस्चर करवा सकते हैं ना, पैस्चर लैंड्स में। तो कह रहा है एक तो डोकलम में, इन 2 वैलीज में, और कई पैस्चर लैंड्स में वेस्ट के अंदर अभी तक बातचीत इनकी हुई है आज तक। कह रहे ये वो पैस्चर लैंड्स हैं जो केम अप हुई, जो निकल करके आई ट्राई जंक्शन पॉइंट पे इंडिया के साथ। ट्राई जंक्शन समझ गए ना, 3 लोगों का जहां जंक्शन होता है, तीनों का मिलन हो रहा है, भूटान, इंडिया और चाइना का। उस ट्राई जंक्शन पॉइंट पे ये डोकलम और ये पैस्चर लैंड्स हुआ करते हैं वेस्ट के अंदर। तो ट्राई जंक्शन पे ये तीनों की तीनों चीजें निकल करके आई। कह रहा ऑन वेडनेसडे चाइना referred to a package solution for the dispute that is believed to refer to an offer made in 1990s to swap the northern western areas, something Bhutan rejected given India's concern। अब ध्यान से देखो, कह रहे बुधवार को ऑन वेडनेसडे चाइना ने रिफर टू कर दिया, इशारा कर दिया चाइना ने एक पैकेज सॉल्यूशन की तरफ इस डिस्प्यूट के लिए। पैकेज सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक पूरा पैकेज बनाते हैं, सब चीजों को अपने लिख डालते हैं, आपको और हमारा जो एकदम फिक्स हो जाएगा इस पैकेज सॉल्यूशन के बाद। तो चाइना ने रिफर कर दिया भूटान को कि भाई एक सॉल्यूशन ऐसा लेके आएंगे पैकेज वाला, जो कि बिलीव्ड है, क्या रिफर करने वाला एक ऑफर की तरफ जो कि बनाया गया था 1990 में, आपस में स्वैप कर देने का, बदल देने का नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज का। तो इस सॉल्यूशन में क्या है? नॉर्थ वालों को जिस पे हमें चाहिए, चाइना बोल रहा है जो हमें चाहिए वो आप रख लो, जो वेस्ट वाले जो आपको चाहिए वो हमें दे दो, है ना। तो मतलब दोनों तरफ से भूटान की जो है ऐसी तैसी कर रहा है। तो कह रहा है बुधवार को ऐसा पैकेज सॉल्यूशन इसने दिया कि स्वैप कर देते हैं नॉर्थ और वेस्टर्न एरियाज को, एक आप रख लो एक हम रख लेते हैं। कह रहा समथिंग वो ऐसी चीज है भूटान रिजेक्ट करता है, भूटान रिजेक्टेड गिवन जो दिया गया देखते हुए, कंसीडर करते हुए इंडिया के कंसर्न्स को, इंडिया की चिंताओं को। तो ऐसा जो इंडिया को देख करके भूटान ने 1990 से ऐसे सॉल्यूशन को हमेशा से रिजेक्ट किया है, इसको अपोज किया है। अब ये फिर से इसने दे दिया पैकेज वाला सॉल्यूशन। बड़े आगे स्वैप करना मतलब आपस में चेंज करना, स्विच करना। आपने अपनी बाइक अपने दोस्त को दी, उसकी बाइक खुद ले ली। अब बोला भाई आज से तू ये चलाया कर, मैं ये चलाऊंगा। हमने अपनी बाइक को स्विच, चेंज या सब्स्टिट्यूट कर लिया है ना, स्वैप कर लिया है। कह रहा भूटान रिजेक्टेड गिवन इंडियाज कंसर्न, ये तो हो गया ना। भूटान्स रिस्पॉन्स एट द स्टार्ट वॉज टू रिजेक्ट चाइनाज क्लेम एट द GF एंड इट वॉज एबल टू सिक्योर द फंडिंग। कह रहा भूटान का जो रिस्पॉन्स है ना, जो प्रतिक्रिया थी भूटान की स्टार्ट के अंदर, शुरुआत के अंदर वो थी रिजेक्ट करना चाइना के दावे को इस GF नाम की कॉन्फ्रेंस में। और कह रहे ये जो भूटान है ना, ये वॉज एबल था सिक्योर करने में एक फंडिंग को, पैसे को इसने जो है GF में ले लिया। समझ गया? शुरुआत में भूटान ने बोल दिया भाई ये नहीं चलेगा तुम्हारा दावा, और जो पैसे हैं वो हमें चाहिए। तो इसने पैसे को भी इस कॉन्फ्रेंस में भूटान ने सक्सेसफुली पा लिया। देखने वाली चीज इसके अंदर इट लगा है भूटान के लिए। जहां भी आपके पास ही, शी, इट, दे, देम, वी ऐसा कुछ आ जाए, उसको देखा करो वो किसके लिए लगा गया है ना। अब यहाँ पे चाइना भी लगा है, भूटान भी लगा है, तो दोनों के लिए आ सकता था। पर आपको अपनी समझ से देखना है कि सिक्योर किसने किया फंडिंग को। अरे भाई चाइना की बात ही नहीं हो रही, फंडिंग की बात तो भूटान की हो रही है। तो चाइना आपके यहाँ पे इट का कंटेंडर नहीं बनेगा, भूटान आपका कंटेंडर है, भूटान के लिए इट लगा है ना। अच्छा, कुछ चीजों में ग्रामर मत घुसेड़ा करो, अपना कॉमन सेंस सबसे पहले है ना। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, ये चीज याद रखो। सबसे पहले कॉमन सेंस को लगाओ, फिर ग्रामर आती है किसी सेंटेंस के अंदर। कह रहा सब्सिक्वेंटली इसी के बाद द भूटानीज एम्बेसी इन दिल्ली सर्व्ड अ डिमार्शे टू चाइनीज एम्बेसी। Bhutan does not have diplomatic relation with China, but the Chinese Ministry of Foreign Affairs (MFA) repeated the claim in early July and then again this week. कह रहे सब्सिक्वेंटली इसी के बाद, इसी घटनाक्रम के बिल्कुल बाद में सब्सिक्वेंटली हुआ क्या, जो भूटान की एम्बेसी थी ना दिल्ली के अंदर, उसने दे दिया, सर्व कर दिया एक डिमांड को, एक पॉलिटिकल पैतरेबाजी को। और कहाँ किसको किया? चाइनीज एम्बेसी को। अब देखो क्यों किया ऐसा, क्योंकि चाइना डज नॉट हैव, नहीं रखता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को चाइना के साथ। भूटान और चाइना के आपस में कोई एम्बेसी, कोई एम्बेसडर, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। तो भूटान ने क्या किया, इंडिया के अंदर जो अपनी एम्बेसी थी ना, वहां से चाइना को एक मैसेज जो है भिजवाया इसके बाद। कह रहा लेकिन जो चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसने दोहरा दिया, रिपीट कर दिया, रीआइटरेट कर दिया इस दावे को अर्ली जुलाई में। और फिर से देन अगेन दिस वीक, इस वीक भी, इस हफ्ते भी। समझ गए सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है। चाइना से कैसे इसने बातचीत करनी चाहिए भूटान ने वाया इंडिया।
अच्छा, सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाना है ना, बार बार आपका ध्यान मैं नहीं खींचूंगा, आपको खुद को खींचना है। इस वर्ड को नोट करना, डिमाश। पॉलिटिकल मूव, पॉलिटिकल गेमिंग, मैन्यूवर, पैंतरेबाजी को बोलते हैं डिमाश। जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को, इसको ना हिंदी में फतवा भी बोला जाता है ना। अगर आप उर्दू की बात करो तो ये फतवे से बहुत जो ना रिलेटेड वर्ड है, तो फतवे को भी डिमांड से बोल सकते हो, क्योंकि आप पॉलिटिकली किसी को जो है ना किसी के खिलाफ फतवा जारी करते हो। आगे बढ़े, कह रहे भूटान हैज नाउ अपीयर्ड टू टेक अ सोबर व्यू ऑफ चाइनाज क्लेम्स बाय सेइंग दैट ऑल डिस्प्यूट्स वुड बी टेकन अप इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ चाइना भूटान टॉक्स। कह रहा है चाइना हैज नाउ अपीयर्ड, चाइना अब दिखाई दिया है, टेक करता हुआ, भूटान अब दिखाई दिया है टेक करता हुआ एक सोबर व्यू को चाइना के क्लेम्स की। सोबर क्या होती है? एकदम ना ढीली ढाली, शांत सी, काम सी, जिसमें आप एजिटेटेड नहीं होते हो, ज्यादा गुस्सा नहीं होते हो, है ना, विचलित नहीं होते हो। तो भूटान जो है ना भी दिखाई देता है बिल्कुल भी विचलित होता हुआ नहीं, एजिटेट होता हुआ नहीं। एक उसने सोबर सी व्यू ली है, और किसकी? चाइना के क्लेम्स की। और कैसे लिए? ऐसा कह करके दैट वो ये कि सभी डिस्प्यूट्स को टेकअप किया जाएगा, सभी डिस्प्यूट्स को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी नेक्स्ट राउंड में चाइना भूटान टॉक्स के। ऐसा भूटान ने अभी किया। सोबर वर्ड वहां भी आप यूज कर सकते हो, जिसने पी रखी हो वो ड्रंक होता है, इनिब्रेटेड होता है, जिसने ना पी रखी हो वो सोबर होता है। आपने सुना होगा ना, यार सोबर है वो, उसने नहीं पी रखी, तो सोबर वहां से भी आप देख सकते हो, काम है, रिस्ट्रेंड है, ज्यादा वो जो है ना एजिटेटेड नहीं है, पिया हुआ नहीं है। वुड के बाद में बी क्यों आया? अपने आप से सवाल पूछो, वुड के बाद में बी क्यों आया? क्या जरूरत है इस बी की? इसलिए आया सर क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, टेक, टुक, टेकन। टेकन जो है वो वुड के बाद में नहीं आ सकता था, बीच में बी को घुसेड़ करके इसको हमें सही करना पड़ा, इस ग्रामर रूल को सही बनाना पड़ा। और जैसे ही बी घुसाया आपने, ये एक पैसिव वॉइस भी बन गया। इसलिए डिस्प्यूट को टेकअप किया जाएगा, डिस्प्यूट किसी चीज को टेकअप नहीं करेगा, डिस्प्यूट के ऊपर बातचीत की जाएगी। करंट टॉक्स द लास्ट राउंड वाज इन 2016-16 हैव बीन पुट ऑफ ड्यू टू द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 17, इलेक्शंस इन 18 एंड पैंडेमिक दिस ईयर। ये बीच वाला अलग से अलग कर दो, ये जो है ना हाइफन से पहले और हाइफन के बाद वाला, इसको अलग करने। कह रहे टॉक्स है ना, बातचीत है, उनको पुट ऑफ किया जा चुका है, उनको पोस्टपोन किया जा चुका है, कारण से डोकलाम स्टैंड ऑफ के 2017 के अंदर, और इलेक्शन से कारण 2018 के अंदर, और पैंडेमिक के कारण इस साल दिस ईयर। तो टॉक्स को इस साल ना 3 सालों से कभी जो है लिया नहीं गया, पुट ऑफ किया गया। पुट ऑफ करना मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना, स्टेव ऑफ करना, डिफर करना, डिले करना, होल्ड ऑफ करना, सब सिनोनिम है किसी चीज को आगे के लिए टाल देने के, है ना। चलो सब्जेक्ट वो मिला रहे हो। अब देखो बीच वाला देख लेते हैं जो मैंने अलग रखवाया था। द लास्ट राउंड वाज इन 2016, तो टॉक्स का लास्ट राउंड ही 2016 में हुआ था, बीच में इसने ये बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। Despite Beijing's repeated statements on the boundary issue, both Thimphu and New Delhi have chosen not to react in a rash manner. बावजूद डिस्पाइट बीजिंग की बार बार की स्टेटमेंट्स के बाउंड्री के इशू पे दोनों ने किसने भाई, एक तो थिम्पू ने, एक न्यू दिल्ली ने, दोनों ने चूज किया है कि ना करें रिएक्ट एक रैश मैनर के अंदर। रैश होता है रफ एंड टफ, है ना, आपको किसी ने गाली दी, आपने सामने से थप्पड़ मार दिया, है ना, रैश मैनर के अंदर। दोनों ने सोचा हम रैश मैनर में, बावजूद इसकी बीजिंग की रिपीटेड स्टेटमेंट्स के, हम मैनर में इस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें देखने वाली चीज में जहां आपका ध्यान खींच रहा था, देखो चोजन नॉट टू, चोजन टू नॉट नहीं आया, है ना। गलती क्या करते हैं बिगिनर्स, नॉट और टू में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान देना, टू के बाद में रिएक्ट आ रहा है, टू है यहाँ पे इन्फिनिटिव। रात में देखा ना आपने मेरे साथ फार्सिंग वीडियो में, नकारा वर्ब, ये इतनी नकारा वर्ब होती है, इतना नकारा इंफिनिटिव होता है, ये टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में किसी एडवर्ब को नहीं आने देता, और खास करके नॉट नाम की एडवर्ब को, है ना। तो नॉट इज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये हमेशा टू से पहले आएगी अगर टू के बाद में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पड़ी है, इंफिनिटिव बना हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, चोजन टू नॉट रिएक्ट लिखेंगे, गलत हो जाएगा, नॉट को टू से पहले लगाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े। डिस्पाइट इंस्पाइट देख लेना, जानते हो आप, डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट भी आ सकता था, यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ता। उसके बाद इसकी जगह नॉट विद स्टैंडिंग भी आ सकता था, पर वो यहाँ पे शुरू में नहीं, इस इश्यू के बाद में आता। बीजिंग्स रिपीटेड स्टेटमेंट्स ऑन बाउंड्री इश्यू नॉट विद स्टैंडिंग, तो इसकी पोजीशन शुरू में, नॉट विद स्टैंडिंग की पोजीशन क्लॉज के लास्ट में। चलो आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है फॉर भूटान, भूटान के लिए, द चाइनीज क्लेम मे बी सीन एज अ प्रेशर टैक्टिक। कह रहा भूटान के लिए चाइना का जो दावा है ना, देखा जा सकता है एक प्रेशर टैक्टिक के जोर पे। टैक्टिक तो आप जानते हैं, दांव पेच, मैन्यूवर,
प्रेशर मतलब दबाव। तो भूटान के लिए हम देख सकते हैं कि वो एक दबाव वाली टैक्टिक चाइना जो है उसके ऊपर आजमा रहा है। मे के बाद में सी ना रहा था, इसलिए बी घुसाई है बीच में ताकि मॉडल को एक बेनिफिट मिल सके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सके। कह रहा है एन अटेम्प्ट टू हरी द शेड्यूलिंग ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग और टू गेन लेवरेज इन द बाउंड्री टॉक्स। अब ये प्रेशर टैक्टिक क्या है ये इसने बताया। ये एक अटेम्प्ट है जल्दी करवाने का, शेड्यूल अगली मीटिंग को, और या फिर पा लेने का एक एडवांटेज को, एक गेन को, एक लेवरेज को बाउंड्री की टॉक्स के अंदर। तो प्रेशर टैक्टिक यही है। बीजिंग चाहता है भाई अब कोरोना वोरोना तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना खत्म करो और जल्दी से आओ हमारे साथ, फटाफट से बाउंड्री के ऊपर बात करो, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम से। लेवरेज जानते हो आप, इन्फ्लुएंस करना, एडवांटेज करना। अच्छा, लेवरेज के बहुत से सिनोनिम है। बार्गेनिंग चिप, व्हेन यू हैव अ बार्गेनिंग चिप इन अ नेगोशिएशन, आप एक लेवरेज वाली पोजीशन में हैं, आप ही मोल भाव करने वाले हैं सबसे आगे बढ़ के, आप ही जो है आपकी बात जो है सबसे पहले सुनी जाएगी। तो लेवरेज का मतलब जो होता है एडवांटेज या बार्गेनिंग चिप। ये एक फ्रेज है, इसको ध्यान रखें। कह रहे फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, दैट इज ऑलरेडी डीलिंग विद द चाइनीज एग्रेशन अक्रॉस अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द सार्केटिंग क्लेम कुड बी अ डाइवर्सनरी टैक्टिक और वन एम्ड एट ड्राइविंग अ वेज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। कह रहे इंडिया के लिए जो कि ऑलरेडी डील विद कर रहा है, टैकल कर रहा है, निपट रहा है चाइना के एग्रेशन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी के अक्रॉस, है ना। तो चाइना के अक्रॉस जो है, एलओसी के अक्रॉस जो इंडिया पहले से डील विल कर रहा है, कह रहे उस इंडिया के लिए ना ये सार्केटिंग क्लेम जो है ना ये हो सकता है एक डाइवर्शनरी टैक्टिक, एक ऐसी टैक्टिक जो इंडिया का ध्यान भटकाने वाली है, जो इंडिया का जो है दोकलम से, जो एलएसी से उसका जो ध्यान अलग कर दे। और या वो एक ऐसी टैक्टिक है वन जो एम रहता है ड्राइव करने को एक खाई को इंडिया और भूटान के बीच में। तो भूटान को तो प्रेशर में लाना था और इंडिया का जो सारा का सारा ध्यान था वो भटकाना था बॉर्डर की एलएसी से, और या फिर इंडिया और भूटान की लड़ाई करवाना था। ये इसके पीछे इसका मकसद है। सेंटेंस समझिए आप। अब सेंटेंस के अंदर की मैं वोकैबुलरी ग्रामर पे आता हूँ। देखो यहाँ पे दैट गलत आया, इंडिया के बाद में दैट गलत आया। गलत आया ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों गलत आया ये आप मुझे बताएंगे, है ना। दैट यहाँ पे गलत आया, क्यों गलत आया सर, इसकी जगह विच क्यों आना चाहिए था, ये आप मुझे बताएंगे, है ना, नहीं आना चाहिए था। अच्छा, डाइवर्सिटी टैक्टिक का एक बहुत सा सिनोनिम अपने पास, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग एक ये इडियम होती है, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो आपका मेन मुद्दे से ध्यान भटका करके रखे, रेड हेरिंग, है ना। चलो, अच्छा, वेज का मतलब होता है खाई, दो लोगों के बीच का डिसएग्रीमेंट, दो लोगों के बीच की जो है ना आपस की रंजिश। तो ये चाहती थी इंडिया और भूटान के बीच में करवाना चाइना। कह रहा मोर सिग्निफिकेंटली, और इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोर सिग्निफिकेंटली, बाय क्लेमिंग भूटान ईस्टर्न बाउंड्री चाइना इज अटेम्प्टिंग टू डबल डाउन on its claims of Arunachal Pradesh, neither of which it has a lien on और कंट्रोल ऑफ। कह रहा है और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लेम करके भूटान के ईस्टर्न बाउंड्री को चाइना अटेम्प्ट कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है डबल डाउन करने की। डबल डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी बार स्ट्रेंथन करना, अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाना। चाइना कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाने का, और किस पे, इसके उस क्लेम पे, दावे पे जो है अरुणाचल प्रदेश पे। कह रहे ये जो है ना नाइदर ऑफ विच, जिनमें से कोई भी नहीं है इसकी लियन वाला या इससे कंट्रोल वाला। ना तो ईस्टर्न जो है बाउंड्री पे भूटान की इसका क्लेम है, ना ये कंट्रोल करता है, ना अरुणाचल प्रदेश पे कंट्रोल करता है, क्लेम तो करता है ना। कह रहा दोनों पे इसका कोई हक नहीं है, कोई लियन नहीं है, कोई राइट नहीं है, और दोनों पे इसका कंट्रोल नहीं है। चाहता है मैं दोनों को हड़प लूं इस जो है ना अपनी हरकत के जरिए। समझ रहे होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। चलो, डबल डाउन देख लेना। जब किसी चीज को डबल डाउन करते हो, चेस के अंदर एक पोजीशन होती है डबल डाउन करने की। घोड़ा आपने आगे बढ़ाया, पीछे उसके ऊंट रख दिया, घोड़े को आपको कोई मार नहीं सकता, ऊंट आप हटाओगे नहीं, है ना। अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हो डबल डाउन करके। आगे बढ़ते हैं। लियन का मतलब होता है राइट, आपका हक, आपकी लियन है। कह रहा द रेपुटेशन ऑफ इट्स पैकेज ऑफर इज वरिंग एज इट इंप्लाइज दैट बीजिंग इज नॉट गिविंग अप its push for Doklam Plateau, where it has consolidated its military infrastructure and would like to inch towards India's Chumbi Valley, a strategically sensitive location। कह रहा है जो रेपुटेशन है ना, जो दोहराने का काम है इस पैकेज को, इस पैकेज के ऑफर को जो इसने भूटान को दिया है, ये बहुत ही वरिंग है, बहुत हमें परेशान करने वाला है। क्योंकि ये बात इंप्लाई करती है, ये बात इस चीज की तरफ इशारा करती है कि बीजिंग गिव अप करने वाला नहीं है, बीजिंग जो है हथियार डालने वाला नहीं है इसके उस पुश के लिए, उस दबाव के लिए जो है डोकलम प्लेट्यू का, जहां पे इसने कंसोलिडेट कर लिया है, मजबूत बना लिया है इसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, और लाइक करना, करेगा ये, चाहेगा ये इंच टवर्ड करना
आगे आगे धीमे धीमे बढ़ना इंडिया की चुंबी वैली की तरफ, जो कि रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिकली एक सेंसिटिव लोकेशन भी है। तो अब देखो इसका प्लान क्या है ना, डोकलम को तो मैं लूंगा ही लूंगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बना भी लिया है। अब ये बढ़ रहा है, ये जैसे आपने अभी जो यहाँ चल रहा था ना पैगोंग लेक, और वैसे चुंबी लेक के अंदर, चुंबी वैली के अंदर जो है यहाँ पे भी आगे बढ़ना चाहता है, धीमे धीमे इंडिया का जो हिस्सा कब्जाना चाहता है। सेंटेंस पे देखने वाली चीज, बहुत सारे क्लोज आए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए हैं, उनकी वर्ब्स आई हैं, ध्यान करते जाएं। इंच टुवर्ड मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है। जब आप इंच टुवर्ड करते हो ना किसी चीज की तरफ, इंच बाय इंच बढ़ते हो, मीटर बाय मीटर नहीं, किलो बाय मीटर नहीं, इंच बाय इंच, मतलब टू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड समथिंग, धीमे धीमे किसी चीज की तरफ बढ़ना, यू विल इंच टुवर्ड्स। आप ऐसा बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोज आई एम इंचिंग टुवर्ड्स अ बेटर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो आपकी हेल्प से, वीडियो से मैं इंग्लिश की अच्छी स्किल्स की तरफ इंच टुवर्ड कर रहा हूँ, हर रोज ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा मूव आगे कर रहा हूँ। ये रूटीन लाइफ में यूज करने वाली फ्रेजल वर्ब्स हैं, खास ध्यान दें इन पे, आगे बढ़ने वाले हैं। कह रहा है नो मैटर व्हाट BGP's designs are behind its new claims in Bhutan, New Delhi and Thimphu must stay the course with the close cooperation एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो भी हो नो मैटर वट, जो भी हो नो मैटर वट, इंडिया के बीजिंग के डिजाइन है ना, बीजिंग के जो भी डिजाइन हो, जो भी उसका प्लान हो, कह रहा है किसके पीछे, जो भी हैं बिहाइंड इसके नए क्लेम्स के पीछे भूटान के अंदर। कह रहा है चाहे जो भी बीजिंग के डिजाइन हैं, चाइना के डिजाइन हैं, इस नए क्लेम के पीछे भूटान के अंदर, न्यू दिल्ली और थिम्पू जो है ना, इंडिया और जो भूटान है, उनको स्टे करना चाहिए कोर्स को। जो रास्ते पे वो चल रहे हैं उसी रास्ते पे उनको चलते रहना चाहिए। स्टे करना मतलब बने रहना, कोर्स मतलब रास्ता। कह रहा है कैसे रखना है इसको स्टे, कोर्स कैसे करना है, कह रहा है क्लोज कोऑपरेशन के साथ, पूरे सहयोग के साथ, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी की पूरी समझदारी के साथ। कह रहा है वो अंडरस्टैंडिंग जो दे हैव शेयर्ड फॉर डेकेड्स, जिसको इन्होंने शेयर किया है दशकों से, डेकेड से। अच्छा ये करना क्यों है, इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, जवाब देने के लिए, टू देम इन डिजाइंस को पर्पसिवली, पूरे पर्पस के साथ, इंटेंशन के साथ, मोटिव के साथ। तो कह रहा है बीजिंग के डिजाइंस को जवाब देने के लिए न्यू दिल्ली और थिम्पू को क्लोज कोऑपरेशन करना है, ताकि अच्छे तरीके से हम इनको काउंटर कर पाए। सिंपल सेंटेंस था, ज्यादा इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, है ना। स्टे देख लेना, कोर्स देख लेना, रास्ता। पर्पसिवली होती है एक एडवर्ब, विद अ पर्पस, विद अ मोटिव, विद इंटेंशन, यू डू समथिंग देन यू डू इट पर्पसिवली। शी पर्पसिवली हिट में, उसने मुझे पर्पसिवली हिट किया, है ना, तो मतलब किसी पर्पस के साथ। सिंपल एडिटोरियल था आज का, फटाफट से इसकी समरी लिख डालें। अपने क्वेश्चंस को क्विज के सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में डालना। हर रोज की तरह आपको आंसर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में हर वीडियो के आपको मेरे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। अच्छा लगा हो तो अब बोल रहा हूँ वीडियो को एक लाइक देना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सब कुछ है ना। आपके लाइक्स, अपने शेयर्स को बरकरार रखें। साइनिंग आउट।